Okay, so again economics lesson number 1, introduction to macroeconomics. Macroeconomics क्या होता है? सबसे पहले तो remember macroeconomics deals with the aggregate economic variables of an country, of an entire economy. हम ये जानते हैं कि microeconomics deals only with one unit, whereas मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विथ द एंटायर इकोनॉमी. और उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो वो क्या चीज़ है? तो आपका एक्सपोर्ट्स, आप कितना इंपोर्ट करते हैं, आपका नेशनल इनकम, कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल माना जाता है. ओके, द वर्ड मैक्रो कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. It is a branch of economics that studies the economic relationships or issues of an economy as a whole, like total consumption, saving, etc. ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो हर चीज़ को स्टडी करता है. खास करके इट स्टडीज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स और इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, पूरे का पूरा मिला के. जैसे टोटल कंजम्पशन, सेविंग्स, ये सब क्या है? एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा स्टडी करता है. इट इन्वेस्टिगेट्स द प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू अचीवमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी. और वो साथ में क्या इन्वेस्टिगेट करता है या क्या पता लगाता है कि कौन से प्रिंसिपल्स लागू पड़ते हैं, कौन से रूल्स लागू पड़ते हैं, कौन से नहीं पड़ते उस पर्टिकुलर सिचुएशन में. उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है किसी भी इकोनॉमी के द्वारा और उसको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसीज सरकार बनाती है. ठीक है, तो इट स्टडीज द प्रिंसिपल्स, द प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग आउट और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए दे मेक एडिक्वेट पॉलिसीज. ओके, एंड दैट इज रिलेटेड टू द अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी. इससे क्या होगा? अगर हम प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जब उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करेंगे या उसको अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो समस्याएं सॉल्व होती दिखेगी. अब जाहिर सी बात है, जब समस्याएं सॉल्व होती उसके कुछ आउटकम्स होते हैं. उसका सबसे बड़ा आउटकम क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ हर कोई बढ़ेगा. और साथ में जो इस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, चीज़ों को बनाने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है. ठीक है, इट वॉज इवॉल्व ओनली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ केन्सियंस बुक. केन्सियंस बुक, उसके अंदर क्या चीज़ है? तो थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. केन्सियंस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक को बनाने का? तो इट स्टडीज द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. इंटरेस्ट यानी जो आपने लोन हो सकते उस पर जो पैसे चुकाना है, कैसे चुकाना है, कितना लेना है, वो सब उसमें आ गया. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच. इसका मतलब क्या हुआ टॉप डाउन अप्रोच का? कि इट स्टडीज द माइन्यूट डिटेल्स राइट फ्रॉम टॉप एंड राइट टू द बॉटम. एनी क्वेश्चंस अप टू हियर? Okay, the second thing is the capitalist country. कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होता है? देखिए, सबसे पहले समझना होता है कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं. बेसिकली दो थी, एक कैपिटलिस्ट और दूसरी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट. ये अलग अलग उसके नाम हैं. उसके अलावा एक तीसरा प्रकार भी निकला था, वो था मिक्स्ड इकोनॉमी, जो हम लेके आए थे. ठीक है, अब कैपिटलिस्ट कंट्री होता क्या है कि आसान भाषा में कहेंगे तो कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स. गवर्नमेंट हैज़ वेरी लिटल और नो रोल टू प्ले. राइट? कम्युनिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम, उसके अंदर क्या होता है? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. और तीसरा सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी पार्टली इज ओन्ड बाय द प्राइवेट्स एंड पार्टली इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट.
बोथ ट्राई टू वर्क टुगेदर। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कैपिटलिस्ट कंट्री। तो इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटी आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। ओके, कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होना है, सुई से लेके प्लेन तक का, ऑल दैट इज कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस। डूइंग वेल इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग गुड। अच्छा बेहतर कब करेंगे? जब अच्छा होगा तब। दैट इज वॉट कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट। एज यू इम्प्रूव यू डू बेटर, राइट? एंड राल्फ वॉल्डो एमर्सन हैड सेड दिस। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम गवर्न्ड बाय कैपिटलिस्ट। इसका मतलब हुआ वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर प्राइवेटली और कॉरपोरेटली ओन्ड। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितना भी रिसोर्स है, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज कॉरपोरेट और कंपनीज। इट इज प्राइमरली रन बाय प्राइस मैकेनिज्म। रिमेंबर, इन कैपिटलिस्ट सिस्टम एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्राइस। रॉ मटेरियल से लेके आप कितने में बेचेंगे, एवरीथिंग इज सीन थ्रू द आइज ऑफ प्राइस। व्हाट मैटर्स इज प्राइस। कितने में बनाया और कितने में बेचा, दैट इज व्हाट मैटर्स, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कोई भी प्रकार का सरकार दखल अंदाजी करती नहीं है। इवन द पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू एग्जीक्यूट देम। गवर्नमेंट रोल इज टू ओनली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ओनली। सरकार का काम क्या है? सिर्फ कानून व्यवस्था बना रखनी है कि लड़ाई झगड़े ना हो, राइट? कुछ प्रॉब्लम ना हो, बस। दिस इकोनॉमीज मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, राइट? प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेस शुरू करते हैं किस मोटिव से? कमाने के मोटिव से। इसीलिए कहा गया है कि द प्राइमरी रोल और प्राइमरी मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। एंड दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेज़र-फेयर। इस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ पर किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ठीक है? और उसका दूसरा शब्द क्या है? लेज़र-फेयर। एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर हांगकॉन्ग, सिंगापुर, कैनेडा, यूएई, आयरलैंड एक्सेट्रा, especially the western countries. Okay, now there are certain important features of capitalist economy. तो पहला, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ओनली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नो इंटरफेरेंस इन बिजनेस, राइट? सेकेंड, प्रॉफिट मोटिव इज द अल्टीमेट गोल। जो भी कर रहे हैं कमाने के लिए कर रहे हैं। तीसरा, देर आर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, हाउ टू डू, व्हाट टू डू एंड फॉर whom. Okay, then role of the private sector. Remember, capitalist system is directly controlled by the private sector, so private sector has a major role to play, ठीक है? क्योंकि सब कुछ उन्हें ही करना है। और आखिर में लेजर फेयर, मतलब इट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज ओपन टू एनीबॉडी, यू कम, यू प्रोड्यूस, यू सेल, यू अर्न। एनी डाउट अप टू हियर ऑनलाइन वालों? नो सर। आवाज क्लियर है ना मेरा? नो सर। देन द वेज रेट। अब वेज रेट क्या होता है? तो देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विस एट अ प्राइस विच इज कॉल्ड द गो रेट। जिस रेट पे लेबर अवेलेबल है या जिस रेट पे लेबर आपको मिलता है, जिस रेट पे आप लेबर खरीदते हैं, उसे कहेंगे हम गो रेट, ठीक है? दैट इज नोन एज गो रेट। ये वो भाव है जिस पे लेबर मिलेगा। अब वेज लेबर क्या है? द लेबर विच इज सोल्ड एंड परचेस्ड अगेंस्ट वेजेस इज रिफर्ड टू एज वेज लेबर। इतने काम के लिए इतना पैसा, तो आप जिस भाव में लेबर से तय करेंगे पैसा, दैट बिकम्स हिज वेज लेबर। इसको काम का कितना पैसा मिला। रेट अलग चीज़ है कि ये रेट चलता है मार्केट में, अब आप उस रेट पे लेना चाहते हैं, उससे कम में, उससे ज़्यादा पे, दैट विल डिपेंड ऑन द लेबर एंड द पर्सन बाइंग इट, ठीक है? और जो भाव एंड में तय करेंगे आप, दैट बिकम्स द वेज लेबर, कि उस लेबर को इतना काम करने का इतना पैसा आपने दिया। ओके, देन इज द ग्रेट डिप्रेशन।
अब ग्रेट डिप्रेशन क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन जहाँ पे इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, करेंसी की वैल्यू बहुत तेज चली जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, राइट, प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड गवर्नमेंट हैज़, यू कैन से, नो कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी क्रैशेस एट अ पॉइंट। ऐसा एक बार हुआ था 1929 में और दूसरी बार हुआ था 2008 में यूएस में, राइट। यहाँ पर जिक्र है 1929 का। नाउ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड द सब्सिक्वेंट ईयर यानी 1930 उसके बाद का सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। अब याद रहे उस समय भी यूएसए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, 2008 में भी यूएसए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था। दुनिया में यूज़ होने वाली करेंसी डॉलर है, मोस्टली यूज होने वाली करेंसी डॉलर है, राइट, एंड यूएसए हैज़ ट्रेड रिलेशन विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। अगर वहाँ कुछ ऊपर नीचे होता है उसका असर हर देश पे पड़ता है, जो भी देश उसके साथ डीलिंग करते हैं उन सभी पे पड़ता है। तो उस समय यही हुआ कि हर देश का आउटपुट लेवल अपने आप घट गया और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी घट गए थे, लोगों को काम से निकलना पड़ा। द ग्रेट डिप्रेशन वॉज द वर्स्ट इकोनॉमिक टर्न डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। याद रहे 1800 के दौरान इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था हर जगह पे, इंग्लैंड में उसकी शुरुआत हुई और वो भी पूरे यूरोप में फैला था। तो ये जो 1920 का डिप्रेशन था यूएस के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी दुनिया को हुआ था और वो अब तक का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक टर्न डाउन माना गया इतिहास में, कि इससे खराब आर्थिक कंडीशन कभी थी ही नहीं। एंड विद इट बिगेन आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ अक्टूबर 1929। ये सब हुआ कब? जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था 1929 में, तब। एंड द सब्सिक्वेंट ईयर सॉ द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, अच्छा, it began after the crash of stock market of October 1929 which sent Wall Street into panic and wiped out billions of investors। हुआ क्या था कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया 1929 में। पैनिक जब होता है, जब लोगों में डर घुस जाता है, तो मार्केट क्रैश। पीपल आर इन हरी टू सेल एंड बाय, राइट। लेकिन इससे हुआ क्या? पैनिक खड़ा हो गया और जहाँ पर ट्रेडिंग होता है ना यूएस में, उस जगह का नाम है वॉल स्ट्रीट। हमारे यहाँ पे कौन सा है इंडिया में? दलाल स्ट्रीट है मुंबई में, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पर है, ठीक है। तो वॉल स्ट्रीट पैनिक में चला गया पूरा और उसी दौरान मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए, यानी वो पैसा अब एग्जिस्ट करता नहीं था। इन द 21st सेंचुरी द ग्रेट डिप्रेशन इज कॉमनली यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ फार एन इकोनॉमी कैन डिक्लाइन। 21वीं सदी में 1929 का डिप्रेशन, उसको हम एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करते हैं कि किस प्रकार से कोई भी इकोनॉमी किस हद तक गिर सकती है। तो उससे पहले उतना कभी गिरा नहीं था। एंड द मेन कॉज बिहाइंड दिस क्राइसिस वॉज द फॉल इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। इसमें मेन रीज़न क्या था कि इन्वेस्टमेंट हर जगह बहुत ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन सामने कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर 100 यूनिट्स बन रहे थे तो सिर्फ 2 या 3 ही बिक रहे थे, यानी सीधा 97 का लॉस, वो तो ऐसे ही पड़ा। तो हुआ क्या था? हर किसी ने ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया। ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो भी नुकसानदायक है, कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत ज़्यादा की जाए तो नुकसानदायक है। तो यहाँ पर भी सेम परिस्थिति हुई थी। ओवर इन्वेस्टमेंट होने के कारण कंजम्पशन ज़ीरो हो गया, डिमांड नीचे आ गई। एग्रीगेट सप्लाई वॉज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड विच रिजल्टेड इनटू डिप्रेसिंग एक्टिविटीज़। अब मार्केट में जितनी डिमांड थी उससे ज़्यादा सप्लाई हो गई। लेने वाले 10 लोग थे, लेकिन सामान अगर 30 यूनिट गया है तो 20 तो वैसे ही पड़े रहने वाले हैं, राइट। वरना हमेशा मार्केट में क्या रहता है कि सप्लाई इज यूजुअली लेस देन द डिमांड टू क्रिएट स्कैरसिटी एंड ऑल दिस, एंड दैट इज हाउ द डिमांड इज मेंटेन्ड एंड सप्लाई इज चेक्ड। लेकिन उस समय क्या हुआ? सब जोश में थे, सबने फैक्ट्रियाँ लगाई थी, तो प्रोडक्शन बूम कर गया, लेकिन खरीदने वाला कोई था नहीं, क्योंकि दुनिया उस समय वर्ल्ड वॉर 1 से ऊपर रही थी, अभी तक उभरी नहीं थी, ठीक है। ड्यू टू अंडर कंजम्पशन
एंड ओवर इन्वेस्टमेंट द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्टार्टेड पाइलिंग अप। हुआ क्या? कंजम्पशन कम रहा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, तो फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तैयार गुड्स का मतलब बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन सामने लेने वाले लोग थे नहीं, विच रिजल्टेड इन लो प्राइस लेवल एंड कॉन्सिक्वेंटली द लो प्रॉफिट लेवल। फिर उसको ना के बराबर भाव में बेचना पड़ता था, क्योंकि सामने वाले की अब कैपेसिटी नहीं थी कि वो खरीद सके, पैसे ही नहीं थे, खरीदेगा कहाँ से? तो उसे लो लेवल्स पे बेचा गया और उससे प्रॉफिट्स भी जो हुए वो काफ़ी कम थे या ना बराबर प्रॉफिट्स थे। सो लो प्रॉफिट्स होने की वजह से एवरीथिंग जस्ट क्रैश्ड। द मनी इन द इकोनॉमी वॉज कन्वर्टेड इनटू अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड दैट लेड टू एन अक्यूट फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड हेंस इनकम लेवल फेल ड्रास्टिकली। हुआ क्या? हर किसी ने पैसे को कन्वर्ट किस में कर दिया था? फिनिश गुड्स में। उन्होंने सारा पैसा लगा दिया था, लगातार प्रोडक्ट्स बनाते गए और जितना कैश था वो कन्वर्ट हो गया गुड्स में, लेकिन बिका ही नहीं वो। अगर वो बिकता तो वो कमाता और दोबारा कैश में कन्वर्ट करता ना, पर वो बिका ही नहीं। इससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट लेवल्स गिर गए, क्योंकि अब बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब बना के करेंगे भी क्या? तो लोगों को काम से निकाल दिया गया और लोगों की इनकम लेवल गिर गई। अब काम होगा ही नहीं तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इट इज़ ऑल रिलेटेड। जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है देन यू विल नॉट रिक्वायर टू मेक एनीथिंग मोर। तो आप क्या करेंगे उस केस में? एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल देंगे। एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दोगे तो उनकी इनकम ज़ीरो हो जाएगी और यही लोग फिर कंज्यूमर बनते हैं, खरीदने तो यही जाएंगे ना। पैसे ही नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से? नुकसान आपको ही घुमा फिरा के। वैसे भी नुकसान है, वैसे भी नुकसान। अगर उनको काम पे रखा तो भी नुकसान है और निकाल दिया, कंज्यूमर बने, वो वापस सामान लेंगे तो भी नुकसान है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, वो पैसा ही नहीं था। The demand for goods in the economy was so low that the production was lowered, leading to the unemployment. इकोनॉमी के अंदर गुड्स की डिमांड इतनी कम थी कि प्रोडक्शन को रोक देना पड़ा या कम कर देना पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इन यूएसए द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड फ्रॉम 3% to 25%। पहले 29 से पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% था, लेकिन 29-30 में वो पहुंच गया 25% तक। यानी सोचो लगभग 22% वर्कफोर्स को रिमूव कर दिया गया था। द ग्रेट डिप्रेशन हैज़ इट्स ओन implications एंड इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस समय का इकोनॉमिक्स के अंदर, उस समय उसकी खुद की कंडीशंस थी। क्यों हुआ? दुनिया वॉर से उभर रही थी, पैसे थे नहीं, सब कुछ वॉर में खर्च हो चुका था, तभी वापस रीस्टार्ट करने का टाइम था उनके लिए। और इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस भी था, उससे बहुत कुछ सीखा गया। एज इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द क्लासिकल अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिकल अप्रोच क्या था? यूजुअली द डिमांड इज हायर देन द सप्लाई एंड यूजुअली प्राइस आर डिसाइडेड एज पर द डिमांड्स एंड द सप्लाई। लेकिन ये अप्रोच उस समय टूट गया। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सप्लाई बहुत कर दी, लेकिन सामने डिमांड थी नहीं। तो जो क्लासिकल अप्रोच था कि डिमांड हमसे ज़्यादा रहती है सप्लाई से, वो टूट चुका था उस समय। Those who believed in the market forces of demand and supply paved the way for the emergence of the Keynesian approach। और उस समय जो ये मानते थे कि सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंडेंट है, अब उन लोगों का टाइम खत्म हो गया था और एक नई थियरी का टाइम आया था, और वो था केनेसियन अप्रोच। इट वॉज दिस इंसिडेंट दैट प्रोवाइडेड द इकोनॉमिस्ट with sufficient evidence to recognize macroeconomics as a separate branch of economics। ये 29 के बाद जब डिप्रेशन हुआ तब उनको लगा कि हर चीज़ डिमांड और सप्लाई नहीं है, इकोनॉमिक्स इससे आगे भी है। यू हैव टू कंसिडर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ओवर कर दिया था। यू हैव टू कंसिडर द इनकम, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे थे। यू हैव टू कंसिडर द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स। ये वो सारी चीज़ें थी जो बाद में आप कंसिडर करने जा रहे थे, और ये सब किस में था? केनेसियन अप्रोच में, राइट। And thus macroeconomics became a separate branch of economics। वरना अब तक क्या हो रहा था? Everything was decided as per the microeconomics। डिमांड एंड सप्लाई उसी का हिस्सा है,
लेकिन 29 के डिप्रेशन ने सब कुछ बदल दिया। द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन कैन बी समड अप इन दिस फ्लो चार्ट। हाउ? तो देखिए, लो डिमांड, तो you can see the low demand leads to over investment। एक तो डिमांड कम थी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया था, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ, उसके कारण क्या हुआ? देयर वॉज लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो इनकम एंड देयरफॉर लो डिमांड। ठीक है, ऑलरेडी डिमांड मार्केट में कम थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ? सब ने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण क्या हुआ? अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, अब बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने लोगों को काम से निकाल दिया, तो देयर वॉज लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम देखा था ना हमने, 3% से 25 तक हुआ था। उसके बाद लो लेवल ऑफ आउटपुट, जाहिर सी बात है, अब एम्प्लॉयज़ कम हो गए, तो देयर वॉज लो लेवल ऑफ आउटपुट। मैं इसमें डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ? अब काम नहीं था, तो लोगों की इनकम घट गई, इनकम घटी तो फिर से डिमांड घटी, क्योंकि परचेस करने की कैपेसिटी किसी की थी नहीं। All right, the next is entrepreneurs. Now, who are entrepreneurs? People who exercise control over major decisions and bear a large part of the risk associated with the firm or enterprise. Entrepreneurs कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो किसी भी बिजनेस या फर्म या एंटरप्राइज के अंदर सारे मेजर डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं और पूरे बिजनेस की रिस्क का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर होता है, क्योंकि पैसा उन्होंने डाला होता है। दे आर द वन टू मैनेज द रिसोर्सेज, राइट? सो दे बेयर द मैक्सिमम रिस्क। ऑलराइट, देन रेवेन्यू। द मनी दैट इज अर्नड इज कॉल्ड रेवेन्यू, राइट? इनकम वर्ड है, लेकिन इकोनॉमिक वर्ड क्या हो गया उसका? रेवेन्यू। वॉट एवर इज अर्नड इज रेवेन्यू। देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस विच रेज प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हेन यू अपग्रेड योर मशीन्स, व्हेन यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ए रॉ मटेरियल, उसमें खर्चा लगता है, दैट इज ऑल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक खर्चा भी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी है। वो खर्चा तो है ही, पर वो क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक तरीके से। आपने मशीन अपग्रेड किया, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने वाली है, फ़ायदा आपको ही होने वाला है आगे जाके। यू विल प्रोड्यूस मोर, यू विल सेल मोर। ऑल राइट, नाउ देयर आर 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। द 4 एग्रीगेट मैक्रोइकोनॉमिक सेक्टर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द हाउसहोल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द फॉरेन सेक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये 4 सेक्टर्स को स्टडी करता है, घर का, किसी भी बिजनेस का, गवर्नमेंट सेक्टर का और फॉरेन सेक्टर का। दिस 4 की फंक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 एक्सपेंडिचर्स ऑन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 4 सेक्टर्स जवाबदार है जीडीपी के अंदर होने वाले एक्सपेंडिचर में। द 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आर हाउसहोल्ड्स, फर्म और बिजनेस, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। Right, you can see the flow chart. They are represented through a flow chart. Okay, let us see the household sector. What does the household sector mean? Household means a single individual or group of individuals who independently take decisions regarding their economic activities. ठीक है, हाउसहोल्ड यानी एक परिवार, एक व्यक्ति और उसका परिवार। ठीक है, तो क्या होता है कि जहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली बिना किसी दबाव के डिसीजन लेते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर, जैसे कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। हम कितना कमाएंगे, कितना यूज़ करेंगे और हम कितना बनाएंगे। हाउसहोल्ड सेक्टर buys goods and service for consumption, okay, and also supply factors of production like land, labor, capital and entrepreneur.
वो कंज्यूम क्या करेंगे, गुड्स और सर्विस, बदले में वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई फैक्टर कौन से हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड्स प्रोवाइड द मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ द फर्म्स। हाउस होल्ड्स क्या करती है, वो मार्केट के लिए एक आउटपुट प्रोवाइड करती है कि ये सामान जाएगा कहाँ, मार्केट में आ तो गया पर ये सामान जाएगा कहाँ, तो जाएगा लोगों के घरों में। इन शॉर्ट दिस सेक्टर इंक्लूड्स एवरीवन। ये जो सेक्टर है इट इंक्लूड्स एवरीवन, चाहे वो कंज्यूमर हो, पीपल एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रोल इन जीडीपी। इनका काम है सामान को कंज्यूम करना और बदले में उसके बदले में खर्चा करना। अब खर्चा करोगे तो ही पैसा आप सामान ले पाओगे। ओके, तो जीडीपी के अंदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रोल इनका है। All right, so we'll stop here for today and we'll continue in the next class.